तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन ऑफ द बेस्ट मलयालम क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म को, जिसका नाम है इब्राहिम ओसलर। ये फिल्म इसी साल रिलीज करी गई है और इसके अंदर जो केस है वो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजेदार है, आपको देखने में मजा आएगा। और जो एंडिंग में ट्विस्ट है ना, वो तो दिमागी घुमा देता है। और हाल ही में ही मैंने 105 यानी कि 105 मिनट्स फिल्म को एक्सप्लेन किया है, जो कि काफी बढ़िया सुपरनैचुरल मूवी है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम इब्राहिम नाम के एसीपी को देखते हैं, जो कि अपनी फैमिली के साथ कॉटेज पर होता है कि तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, ये कहते हुए कि सर यहाँ पर होटल के अंदर 2 लोगों का खून हो गया है, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। जिसके बाद इब्राहिम जल्दी से अपनी कार लेकर होटल की तरफ जाने लगता है। जिस बीच वो अपने जूनियर को कॉल करके कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ के लोकल पुलिस को मेरा नंबर दे दिया। जिस पर उसका जूनियर उसको शॉकिंग बात बताता है कि सर हमने किसी को भी आपका नंबर नहीं दिया। ये सुनते ही इब्राहिम को देर नहीं लगती ये समझने में कि वो कॉल सिर्फ उसे उसके परिवार से दूर भेजने के लिए था। जिसके बाद इब्राहिम भागता हुआ कॉटेज में जाता है, जहाँ पर वो नोटिस करता है कि घर में सभी चीजें यहाँ वहाँ पर बिखरी हुई थी और उसकी बीवी और बेटी दोनों ही मिसिंग हैं। इब्राहिम अब दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर उसे उसके परिवार के बारे में कुछ पता नहीं चलता। उसका परिवार उसे नहीं मिलता, जिसका मतलब साफ था कि उन्हें किडनैप कर लिया गया था। तभी अचानक से ही उसकी आंखें खुल जाती हैं और हम जान पाते हैं कि ये बस एक हादसा था, जो कि इब्राहिम के साथ 3 साल पहले हुआ था, जिसके नाइटमेयर्स उसे आज तक आते थे। इब्राहिम अब यहाँ पर डिप्रेशन में चला गया था, जहाँ पर वो बार बार विनीत नाम के एक क्रिमिनल की कन्फेशन वीडियो देखता रहता है। असल में 3 साल पहले इब्राहिम ने विनीत को किसी ड्रग केस में अरेस्ट किया था, जिसका बदला लेने के लिए विनीत ने ही इब्राहिम के परिवार को किडनैप किया, उन्हें मारकर उनकी बॉडी के टुकड़े कर उन्हें दफना दिया। लेकिन विनीत ये बात नहीं जानता था कि उसने उन्हें कहाँ दफनाया, क्योंकि उस वक्त वो ड्रग्स के नशे में था। अब इब्राहिम पिछले 3 साल से हर कुछ समय में विनीत से मिलने जाता था, यानी कि जेल के अंदर, जहां पर जाते हुए वो उसके लिए अच्छा खाना लेकर जाता, ताकि इसी बहाने से वो उससे ये पता कर लेगा कि उसके परिवार की बॉडी उसने कहां पर दफनाई थी। पर अब तक इब्राहिम को अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। वो आज भी विनीत के लिए खाना लेकर जाता है, जहां पर वो फिर से वही बात कहता है कि सर मुझे याद नहीं है कि मैंने उन्हें कहां दफनाया। अब हम नवीन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि ऑफिस से घर आ रहा होता है कि तभी बीच रास्ते में उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद नवीन को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहां पर उसकी बीवी भी आती है और बहुत दुखी होती है, क्योंकि सर्जरी के बाद नवीन अपने पैरों को मूव नहीं कर पा रहा था। पर डॉक्टर्स उसको कहते हैं कि कुछ ही दिनों में वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। आज नवीन का बर्थडे भी होता है, जिस वजह से उसकी बीवी उसके लिए केक लेने जाती है। पर इसी बीच कोई हॉस्पिटल में घुसकर नवीन का खून कर देता है, जो कि सबके लिए बहुत ही शॉकिंग था। अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑब्वियसली इब्राहिम को बुलाया जाता है, जो कि एम्बुलेंस ड्राइवर से पूछता है कि उसे किसने कॉल करके बताया था कि नवीन का एक्सीडेंट हुआ है। जिस पर उन्हें पता चलता है कि किलर ने ही नवीन का एक्सीडेंट करवाया और वो चाहता था कि नवीन इसी हॉस्पिटल में एडमिट हो। लेकिन किलर ऐसा क्यों चाहता था, इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चलता। अब वहाँ इब्राहिम को किलर का एक नोट भी मिलता है, जिस पर हैप्पी बर्थडे के साथ कुछ कोट्स भी लिखे हुए थे, जिसका क्या मतलब है वो यहाँ पर समझ नहीं पाता। पर यहाँ पर एक बात श्योर थी कि किलर को मेडिकल फील्ड की बहुत नॉलेज थी, क्योंकि उसने जिस जगह नवीन की बॉडी में कट लगाया था उसे पता था कि वहां से सबसे कम समय में सबसे ज्यादा खून बहेगा। जिसके बाद इब्राहिम नवीन के पिता शिव कुमार से मिलता है, ये जानने के लिए कि नवीन का कोई दुश्मन था भी या फिर नहीं। पर शिव कुमार से उसको ये पता चलता है कि नवीन का ऐसा कोई दुश्मन नहीं था और वो बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा था। अब तभी हम मोहन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसके साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा नवीन के साथ हुआ था। बस इसमें पहले मोहन को रास्ते पर कुछ लोग मार रहे होते हैं, पर वहां से गुजर रहे ट्रक को देखकर वो लोग वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो ट्रक वाला आदमी मोहन को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और उसी रात मोहन का हॉस्पिटल में खून हो जाता है, जैसे कि नवीन के साथ हुआ था। जहां इस केस के अंदर भी सरप्राइजिंगली किलर सेम ही आदमी था, जिसने पिछली बार की तरह ही एक नोट छोड़ा था, जिस पर हैप्पी बर्थडे के साथ रैंडम कोट्स लिखे हुए थे, जबकि मोहन का तो आज बर्थडे भी नहीं था। और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि मोहन को भी किलर ने ब्रूटली नहीं मारा था, बस उसने उसके पैर की एक नस काट दी थी, जैसे कि उसे बहुत ही ज्यादा नॉलेज थी कि कौन सी नस काटनी है, जिससे कि वो तुरंत मारा जाएगा। अब आगे इस केस को भी इब्राहिम ही हैंडल करता है और वो मोहन के परिवार से मिलने जाता है, जहां पर वो उसके पिता राघवन से मिलता है और उसको वहां पर पता चलता है कि राघवन और मोहन के आए दिन कई लोगों से झगड़े होते रहते थे। खैर अब यहाँ से हम अशोक नाम के एक रेस्टोरेंट ओनर को देखते हैं,
जिससे मिलने एक मास्क पहना हुआ आदमी आता है जो कि उसे एक लड्डू देकर उससे बातें करने लगता है। अशोक भी उस लड्डू को खा लेता है और हम समझ पाते हैं कि उस मास्क वाले आदमी को वो पहले से जानता था। जिसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद में अशोक अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ता है। अब आगे अशोक को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है जहां पर उसका MRI स्कैन होता है, पर उसी वक्त उस रूम की लाइट चली जाती है, जिस वजह से डॉक्टर लाइट की दिक्कत सॉल्व करने जाते हैं। पर इसी बीच ये खूनी डॉक्टर की ड्रेस में आकर अशोक के गले पर सर्जिकल नाइफ से कट मार देता है, जिससे कि बेहोशी की हालत में ही अशोक की जान चली जाती है और वहां भी जाते हुए वो नोट छोड़कर जाता है। अब इब्राहिम जब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने आता है तब उसे डॉक्टर से पता चलता है कि अशोक ने जिस लड्डू को खाया था उसके अंदर बेहोशी वाली दवाई मिली हुई थी। इब्राहिम फिर रेस्टोरेंट में वर्कर से पूछता है कि वो कौन आदमी था जो कि अशोक से मिलने आया था। तो इसके जवाब में वर्कर्स कहते हैं कि वो आदमी हमें घी सप्लाई करता है और कोविड के समय से ही वो ऐसा करता आ रहा था, जिस वजह से वो मास्क में ही हमेशा आया करता था और इसलिए कहते हैं कि ऐसे मास्क वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। खैर, अब इब्राहिम को फिर से ये पता चलता है कि अशोक उस आदमी को उसके बैंक अकाउंट में पेमेंट किया करता था, जिसे इन्वेस्टिगेट करते हुए जब वो बैंक जाता है तो उसको ये पता चलता है कि बैंक अकाउंट किसी अजय नाम के व्यक्ति का है। अब इब्राहिम फिर बैंक से अजय का एड्रेस लेकर उसके घर जाता है तो वहां उनको पता चलता है कि अजय की भी काफी समय पहले ही मौत हो चुकी है, यानी कि किलर अजय का बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर रहा था। अब इब्राहिम अशोक के पिता शैलवराज से मिलने जाता है, जहां पर उनसे बात करते हुए इब्राहिम को घर में कुछ मेडिकल किताब दिखाई देती हैं, जिसके बचाव में शैलवराज ये कहता है कि वो मेरी नहीं है बल्कि किसी और की हैं। अब तभी इब्राहिम को अपने ऑफिसर्स का कॉल आता है जो कि उसे ये बताते हैं कि हमें नवीन के एक्सीडेंट का आई विटनेस मिल चुका है। जिसके बाद वो उस विटनेस से पूछताछ करता है, जिसके अंदर वो आदमी कहता है कि मैंने उस आदमी को यानी कि नवीन को बेहोश रोड पर पड़ा हुआ देखा था और उसके साइड में ही एक मास्क वाला आदमी भी खड़ा हुआ था, जिसको मैंने मदद के लिए पूछा था, पर उस मास्क वाले आदमी ने मुझसे ये कहा कि मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है। लेकिन एक बात उस मास्क वाले आदमी की अजीब थी कि उसकी आवाज बहुत अजीब थी, जैसे कि कोई रोबोट या फिर मशीन बोल रही हो, जिससे कि इब्राहिम को ये पता चलता है कि वो मास्क वाला आदमी यानी कि किलर बोलने के लिए किसी डिवाइस का इस्तेमाल करता है, यानी कि वो ठीक से बोल नहीं सकता। अब इब्राहिम ये पता करता है कि शहर में कितने लोग ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी लिस्ट में इब्राहिम को कृष्णा दास नाम के एक आदमी पर शक होता है, क्योंकि कृष्णा दास का घर अजय के घर से थोड़ी ही दूरी पर था। अब इब्राहिम ऑफिसर्स के साथ में कृष्णा दास के घर पर जाता है, जहाँ पर उन्हें उसकी माँ से पता चलता है कि वो तो कभी कभार घर आता है और 1990 से पहले वो काफी अच्छा सिंगर था, जिसके बाद एक ऑपरेशन में डॉक्टर्स की गलती की वजह से कृष्णा दास ने अपनी आवाज खो दी। अब उसी समय इब्राहिम को कृष्णा दास और उस किलर के नोट पर लिखे हुए कोट्स के बीच का एक लिंक पता चलता है और वो ये था कि कृष्णा दास ने जिस ऑपरेशन में अपनी आवाज खोई थी वो ऑपरेशन एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुआ था और वो किलर जो कोट्स इस्तेमाल कर रहा था वो सेम कोट्स भी उसी कॉलेज में कई दीवारों पर लगे हुए थे। साथ में उसे वहां पर यह भी पता चलता है कि एक टाइम पर शिव कुमार शैलवराज यानी कि जिनके बेटों की अभी मौत हुई थी वो दोनों एक वक्त पर एक साथ इसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। अब कॉलेज के एक डॉक्टर से इब्राहिम बात करता है जो कि उस समय पर शिव कुमार के ही बैच के थे, जो कि उसको बताते हैं कि शिव कुमार और शैलवराज के दो और दोस्त हुआ करते थे, अलेक्जेंडर और जावी, और ये चारों दोस्त थे और पीजी बैचमेट्स भी हुआ करते थे, जिससे कि इब्राहिम को अंदाजा हो जाता है कि अगला हमला अलेक्जेंडर और जावी पर ही होगा। अब इस वक्त तक उसको ये भी पता चल जाता है कि किलर कोई एक नहीं बल्कि दो आदमी हैं जो कि मिलके खून कर रहे हैं, क्योंकि एक ही वक्त पर एक व्यक्ति का दो जगह पर होना इम्पॉसिबल था। अब इब्राहिम आगे अलेक्जेंडर से वीडियो कॉल पर बात करता है जो कि उस वक्त फॉरेन में होता है और उसे इब्राहिम बचकर रहने के लिए कहता है। अब ये सेम बात वो जावी से भी बोलता है, लेकिन जावी उसकी बातों पर उतना ध्यान नहीं देता। आगे हम नोटिस करते हैं कि अलेक्जेंडर फॉरेन से इंडिया लौट आया है और उसे इब्राहिम मिलने जाता है, जहाँ पर अगले ही पल कृष्णा दास अपने कुछ लोगों के साथ अलेक्जेंडर को किडनैप करके आ जाता है, जिसमें इब्राहिम किसी तरह से कृष्णा दास को तो पकड़ लेता है, लेकिन कृष्णा दास के बाकी लोग अलेक्जेंडर को किडनैप करके ले जाते हैं। जिसके बाद इब्राहिम कृष्णा दास से सच निकलवाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कोई सच नहीं बताता। अब इब्राहिम को अगले दिन पता चलता है कि डॉक्टर अरुण जिन्होंने नवीन के पैरों का ऑपरेशन किया था वो कुछ हफ्ते पहले राघवन से कुछ पूछने आए थे, जिस पर इब्राहिम डॉक्टर अरुण से इसका रीजन पूछता है क्योंकि राघवन भी उस केस से जुड़ा हुआ था। राघवन इन चार दोस्तों के पीजी के समय पर उसी कॉलेज में वॉचमैन हुआ करता था। अब अरुण से बात करने पर इब्राहिम को पता चलता है कि अरुण की एक सुजा नाम की बहन थी जो कि उसी गवर्नमेंट कॉलेज में तब पढ़ा करती थी जब ये चारों भी उसी कॉलेज में पीजी कर रहे थे, पर कुछ ही समय के बाद में सुजा ने किसी वजह से खुद को खत्म कर लिया था। अब कई सालों के बाद अरुण को सुजा और उसके बॉयफ्रेंड की उसी समय की एक फोटो मिली, तो अरुण राघवन से ये जानने की कोशिश कर रहा था कि कौन उस समय पर सुजा का बॉयफ्रेंड था। अब इब्राहिम वो फोटो देखता है जिसके अंदर सुजा की तस्वीर तो दिख रही थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड की तस्वीर खराब हो चुकी थी। पर फिर भी इब्राहिम थोड़ी देर सोच
सोचकर कहता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि अलेक्जेंडर ही है। और इसी के साथ इब्राहिम को ये भी समझ में आता है कि जिस अलेक्जेंडर से वो भी मिला था, जिसे अभी किडनैप कर लिया गया, वो असली नहीं है बल्कि कोई और है जिसको अलेक्जेंडर ने भेजा है, यानी कि रियल वाले ने। जिसके बाद हम असली अलेक्जेंडर को देखते हैं जो कि ज़ावी को किडनैप कर लेता है और उसकी बॉडी पर एक मार्कर से निशान लगाकर उस पर सर्जिकल नाइफ से कट कर देता है। अलेक्जेंडर ये सब उसी कॉलेज में कर रहा था जहाँ पर ये लोग पढ़ा करते थे और तभी वहाँ पर इब्राहिम आ जाता है जो कि अलेक्जेंडर को अरेस्ट करते हुए ज़ावी को बचा लेता है। अब इब्राहिम अलेक्जेंडर को कैमरास के आगे बैठाता है और उसको सब कुछ सच बताने के लिए कहता है कि क्यों वो इन लोगों को मार रहा है, जिस पर अलेक्जेंडर सच बताना शुरू करता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। ये वो समय था जब अलेक्जेंडर, ज़ावी, शिव कुमार और शैल्वराज सभी पीजी में थे और तब सुजा फर्स्ट ईयर MBBS में आई थी। शिव कुमार ने उसको देखते ही उसे प्रपोज कर दिया, लेकिन सुजा ने उसको इग्नोर कर दिया था और उस समय अलेक्जेंडर सभी प्रोफेसर्स का फेवरेट था, जिस वजह से उसको सभी मेजर सर्जरीज के लिए बुलाया जाता था, पर बाकी तीनों को सिर्फ नॉर्मल मेडिकेशन के लिए कहा जाता। अब एक दिन अलेक्जेंडर ने सुजा को देखा, जिसको देखते ही उसे उससे प्यार हो गया और सुजा भी उसको पसंद करने लगी थी, जिसके बाद दोनों काफी करीब आ गए। फिर एक दिन अलेक्जेंडर ने शैल्वराज को ड्रग्स के नशे में देखा था, जिस पर शैल्वराज ने अलेक्जेंडर से बहुत रिक्वेस्ट करी कि वो ये बात प्रोफेसर्स को ना बताए, लेकिन अलेक्जेंडर ने प्रोफेसर्स को सच बता दिया क्योंकि ऐसी नेग्लिजेंस यहाँ पर नहीं चल सकती। जिसके बाद शैल्वराज को कॉलेज से निकाल दिया गया था और उसका कोर्स बीच में ही रुक गया, जिस वजह से उसने अलेक्जेंडर को अंदर ही अंदर अपना दुश्मन मान लिया था। अब उस वक्त पर कृष्णदास एक स्कूल स्टूडेंट हुआ करता था जिसकी आवाज बहुत अच्छी थी और वो बहुत अच्छा गाना गाया करता था। पर एक दिन उसके गले में कुछ दिक्कत हो गई, जिस वजह से वो उसका इलाज करवाने के लिए इनके कॉलेज में आ गया क्योंकि वहां पर कॉलेज के अंदर हॉस्पिटल भी था। अब कृष्णदास की सर्जरी का जिम्मा प्रोफेसर्स ने अलेक्जेंडर को दे दिया था और उसकी मदद के लिए ज़ावी को रखा गया, पर ज़ावी के मन में भी अलेक्जेंडर को लेकर जलन थी, जिस वजह से उसने उसकी इमेज खराब करने के लिए सर्जरी के समय पर ही कुछ जानबूझकर गलत प्रोसीजर्स किए, जिससे कि कृष्णदास की हमेशा के लिए आवाज चली गई और इस चीज के लिए प्रोफेसर्स ने अलेक्जेंडर और ज़ावी को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया। एंड शिव कुमार को तो पहले से ही अलेक्जेंडर के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे सुजा पसंद थी, लेकिन अलेक्जेंडर और सुजा दोनों प्यार में थे। अब तीनों जन मिलकर एक दिन अलेक्जेंडर को रात में कॉलेज बुलवाते हैं और उसे बहुत मारते हैं, जिसमें अलेक्जेंडर को बुलाने में राघवन उनकी मदद करता है और राघवन वही यानी कि वॉचमैन। अब तीनों अलेक्जेंडर को आधी बेहोशी हालत में कार में बैठाकर उसका एक्सीडेंट करवा देते हैं और उसे ऐसा दिखाते हैं कि यह एक्सीडेंट अलेक्जेंडर की गलती से ही हुआ था। अब इस एक्सीडेंट से अलेक्जेंडर कोमा में चला जाता है, जिसके पीछे ज़ावी प्रोफेसर्स के पास जाकर कृष्णदास की सर्जरी में हुई मिस्टेक का पूरा जिम्मेदार अलेक्जेंडर को बता देता है, जिससे कि अलेक्जेंडर को हमेशा के लिए कॉलेज से निकाल दिया जाता है और ज़ावी का सस्पेंशन खत्म कर दिया जाता है। यहाँ दूसरी तरफ अलेक्जेंडर इतने समय तक कोमा में रहता है कि एक वक्त पर डॉक्टर्स उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को निकाल देने तक की बात करते हैं। अब इसको सुनकर सुजा को ऐसा लगता है कि अलेक्जेंडर अब कभी नहीं उठ पाएगा, इसलिए उसने एक बस के आगे आकर अपनी जान दे दी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके कुछ ही समय के बाद में अलेक्जेंडर कोमा से बाहर आ गया, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज के सभी बातों को भूल गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। फिर 3 साल पहले अलेक्जेंडर ने एक बार टीवी पर कृष्णदास का इंटरव्यू देखा, जिसमें उसकी सिंगिंग टैलेंट की बात करी जा रही थी, जो कि कुछ मेडिकल PG स्टूडेंट्स की वजह से बर्बाद हो गई, जिसको देखते ही अलेक्जेंडर को सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। जिसके बाद उसने जाकर कृष्णदास को सब कुछ सच बताया कि उसकी आवाज किसकी वजह से गई थी और फिर उन दोनों ने ही उन तीनों से बदला लेने का फैसला किया। पर दोनों ने ये सोचा कि उन्हें कोई आसान मौत नहीं देनी है क्योंकि उनकी वजह से सुजा भी खत्म हो गई थी, इसलिए दोनों ने उनके बच्चों को मारने का फैसला किया, जिसको देखकर वो जिंदगी भर तड़प तड़प कर मरेंगे। बस ज़ावी के टाइम पर कृष्णदास ने यह फैसला किया कि वो लोग ज़ावी को ही मारेंगे, उनके बच्चे को नहीं। अब ये पूरा सच जानकर इब्राहिम भी दुखी हो जाता है क्योंकि उसे सच पता है कि कौन असली गुनहगार है, पर वो तब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उसे अलेक्जेंडर और कृष्णदास को जेल में डालना पड़ेगा। अब आगे जब इब्राहिम ज़ावी से अलेक्जेंडर की कहानी की बात करता है तो ज़ावी उस पर यह कहता है कि ये सब झूठ है और उस वक्त अलेक्जेंडर ज़ावी से कहता है कि तुझे तेरी गलती की सजा मिलेगी, जो कि ज़ावी को मिलती भी है। एक दिन स्पीच देते हुए अचानक से ज़ावी बेहोश होकर गिर पड़ता है और वहीं मारा जाता है, जिसका रीजन बाद में पता चलता है कि अलेक्जेंडर ने जिस मार्कर से ज़ावी की बॉडी पर मार्क किया था उसके अंदर बहुत ही डेडली बैक्टीरियाज थे, जो कि हाथ पर कट लगाने के बाद में उसके शरीर के अंदर चले गए और कुछ ही दिनों बाद जाकर उसकी मौत हो गई। और अलेक्जेंडर ने ये सब पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था। इन केस अगर वो पकड़ा भी जाता है तो ज़ावी यहाँ पर मारा जाएगा, उसका बदला पूरा होगा। अब एक दिन इब्राहिम हमेशा की तरह जेल में विनीत के लिए खाना लेकर जाता है, जहाँ पर उसे अलेक्जेंडर और कृष्णदास मिलते हैं, जिससे कि थोड़ी बातें करने के बाद अलेक्जेंडर जाते हुए इब्राहिम से एक बात कहता है।
बोन रेसिड्यू, जिसका पहले तो इब्राहिम मतलब समझ नहीं पाता, पर फिर उसे अलेक्जेंडर की बात समझ में आती है कि बोन रेसिड्यू मतलब हड्डियों का रह जाना। अब इब्राहिम ये सोचता रहता है कि विनीत के पास जो चाकू मिला था यानी कि 3 साल पहले, उस पर उसकी बीवी और बेटी के खून के सैंपल्स तो थे, लेकिन उनके बोन्स के नहीं थे, जो कि होने चाहिए थे अगर उसने बॉडी को काटा, क्योंकि जैसा वो कह रहा था उसने बॉडी पार्ट्स को काटा और दफना दिया। यानी कि विनीत जो कुछ भी कह रहा था वो झूठ है और उसका परिवार आज भी जिंदा है। अब इब्राहिम विनीत से जाकर सीधा पूछ लेता है कि मुझे पता है कि तुमने उन्हें कुछ नहीं किया है और तुमको पता है कि वो कहां पर हैं, जिस पर विनीत स्माइल के साथ ये कहता है कि आप तो इतने चालाक हैं, सभी केस सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला भी कर लीजिए। जिसके बाद इब्राहिम को दिखाया जाता है जो कि अब अपने बीवी और अपनी बेटी के केस को सॉल्व करने वाला था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। यानी कि देख रहे हो कि अलेक्जेंडर यहाँ पर कितना दिमागदार था, जो चीज यहाँ पर इब्राहिम सॉल्व नहीं कर पाया उसने तुरंत ही सॉल्व कर दी। अब एंडिंग यहाँ पर काफी साफ थी कि मूवी का सेकंड पार्ट भी आ सकता है, जहाँ पर हम जान पाएंगे कि असल में इब्राहिम के परिवार के साथ हुआ क्या, वो कहाँ पर हैं और जिंदा हैं भी या फिर नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से वो जिंदा तो जरूर थे। और यहाँ पर हम ये भी जान पाएंगे कि आखिरकार अलेक्जेंडर को ये सच कैसे पता चला कि विनीत झूठ बोल रहा है। तो बेसिकली ये सेकंड पार्ट के लिए सेटअप हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इब्राहिम ओज़लर फिल्म की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए